Now I am going to discuss about human resource planning, which is also a part of operative functions. तो अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली ये होता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन should acquire its determined manpower to achieve its organizational goals. So in a simple word we can say about it that human resource planning where the organization is determining the requirement of manpower. इसमें बेसिकली ये होता है कि लाइक जैसे हमने जॉब एनालिसिस तो कर लिया, ठीक है. तो हम जॉब एनालिसिस किस बेसिस पे करते हैं? हम जॉब एनालिसिस करते हैं इस बेसिस पे कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किस किस लेवल पे ज़रूरत है. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली यही होता है कि हम एक लाइक रेगुलर बेसिस पे प्लान करते हैं कि हमें लाइक ईयरली या फिर मंथली या फिर सीज़न बेसिस पे हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. तो बेसिकली उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, सो दैट कि हम प्री प्लान रहें, ताकि हमारे पास जब रिक्वायरमेंट आए तो रैंडमली बहुत हैक्टिक नहीं हो जाए और ऐसा नहीं हो कि मैन पावर गैप्स आ जाए और जिसके वजह से हमारे प्रोडक्शन में या फिर जो हमारा आउटपुट है उसमें कोई भी लाइक बैरियर्स आए किसी भी तरह का. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली यही होता है. मैन पावर जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम पहले से प्लान्स एक बैकअप रेडी रखते हैं. तो इसका जो प्रोसेस होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो सबसे पहला प्रोसेस होता है फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत हो सकती है फॉर फ्यूचर. फोरकास्टिंग मीन्स हो गया कि फ्यूचर के लिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर में हमें कितने लोगों की ज़रूरत, कितने लोगों का डिमांड हो सकता है. तो जस्ट लाइक अगर हम सीजनल वर्क करते हैं तो अगर अभी हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, बट हमें पता है कि लाइक अगर कोल्ड ड्रिंक और गर्मी को हम रिलेट कर लें तो हमें ये पता होता है कि ठंड में डिमांड बहुत कम होते हैं बट गर्मी में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो उसके लिए हम एक तरह से एग्जांपल लेके ये समझ सकते हैं कि हमें ऑफकोर्स गर्मी में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ़ मैन पावर्स हमें क्या चाहिए होते हैं, वो एज़ पर हमारा जो भी प्रीवियस डेटा होता है जो हमने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हम लोग ये फोरकास्ट करते हैं कि कितने ह्यूमंस की डिमांड हो सकती है फॉर फ्यूचर. तो ये डिमांड जो है फोरकास्ट करने के लिए पहले तो एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक्सटर्नली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक जैसे ले लेते हैं हम किसी कॉम्पिटिटर को ले लेते हैं. मानते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो ईजिली किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेल करवा रहा है, ठीक है. तो ऑफकोर्स ईजिली अगर जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा, मान लेते हैं पेप्सी और कोका कोला को एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं रहेगा तो लोग के पास सब्सिडरी है कि वो आराम से कोका कोला ले सकता है. तो एक्सटर्नल चैलेंजेस वो हो गए, उनको फुलफिल करने के लिए हमें लोगों के फोरकास्ट करने की ज़रूरत है. ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे डिसीजंस ले रहा है, लाइक ये रीज़न बेसिस पे या फिर जोन बेसिस पे, किस बेसिस पे वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखना चाहता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीज़न हो गया क्योंकि वो उनका खुद का डिसीज़न है. उसके बाद थर्ड वन इज़ वर्कफोर्स फैक्टर्स हो गया. वर्कफोर्स फैक्टर्स में ये हो गया कि लाइक जो लोग हमारे पास प्रोडक्टिव लोग हैं उसमें से कितने लोग प्रोडक्टिव हैं, कितने लोग लाइक सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, कितने लोग हमारे मार्केट के लिए हैं, कितने लोग हमारे प्रोडक्शन के लिए हैं. तो ये डिपेंड करता है वर्कफोर्स फैक्टर पे कि हमें एक्चुअली में मार्केट में कितने लोगों की ज़रूरत है, उस हिसाब से भी हम लोग फोरकास्ट करना पड़ता है. फिर फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो एक तरह से हम माने तो सॉट एनालिसिस भी होता है, जिसके बेसिस पे भी हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. एंड अदर मेनी अदर मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारा लाइक इन केस रैंडमली हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो उस वक्त क्या होगा कि हमें लाइक विद इन सम डेज़ या फिर विद इन दैट मंथ हमें फॉर 1 मंथ, और मान लेते हैं कि अचानक से हमारे पास डिमांड आ गया कि हमें नेक्स्ट मंथ में 500 ऑर्डर देना है. तो क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग तो अपने वर्क के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से काम कर रहे हैं, बट रैंडम हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया तो हम अपने पास उसके लिए कुछ ह्यूमंस जो हैं वो बैकअप में रखते हैं, सो दैट कि जैसे ही रिक्वायरमेंट हो हम उनसे कॉन्टैक्ट करके उन्हें हायर कर पाएँ. तो इस तरह के और भी कई सिचुएशंस आते हैं जिसके वजह से हमें फोरकास्ट करना पड़ता है. एंड देन फिर हम आते हैं सेकेंड वन इज़ प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री. प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री में बेसिकली ये होता है
कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो दो तरह का होता है, इंटरनल लेबर, एक्सटर्नल लेबर सप्लाई। तो इंटरनल लेबर में ये होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो इंटरनल लेबर सप्लाई में आ जाएगा, और एक्सटर्नल में वो आते हैं जो जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क नहीं कर रहे हैं, बट हम उनको लाइक बाय रेफरेंस या फिर बाय कंसल्टेंसी या बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उन बेसिस पे हम उनके साथ अटैच हैं एंड उन्हें जानते हैं, और हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल लेबर सप्लाई में आएगा। इंटरनल लेबर सप्लाई में बेसिकली ये होता है कि लाइक हमारा डिपार्टमेंट वाइज या फिर कोई है जो मतलब लाइक कोई एम्प्लॉय है जो ऑपरेशन लेवल पे वर्क कर रहा हो, बट हमें अभी अचानक से मार्केटिंग में ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसके पास अगर मान लेते हैं मार्केटिंग का भी इसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो, तो हम ऑफकोर्स इसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से इंटरनल लेबर सप्लाई होता है कि अगर हमें किसी एक डिफरेंट लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त हम हमारे जो लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं अभी, उन्हें हम शिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें हम रोटेट कर सकते हैं किसी अदर पोजीशन पे। तो उसके बेसिस पे हम लोग इंटरनल लेबर सप्लाई देखते हैं कि हमारे पास इंटरनली कितने इन्वेंट्री में मैन पावर हैं। उसके बाद एक्सटर्नल में यही होता है कि बेसिकली हम लोग जो भी लाइक हम लोग किसी वैकेंसी के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं, तो उस वक्त जो भी हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रिस्पॉन्स आए किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और उस वक्त क्या होता है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बट उसमें से हमने 15 या 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया फॉर दैट पोजीशन। तो जो 5 लोगों को हमने रिक्रूट किया, आफ्टर दैट जो 15 लोग जो हमारे रिमेनिंग बच गए, जिनको हमने शॉर्टलिस्ट तो किया था, जो सूटेबल थे, बट हम उन्हें हायर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतने वैकेंसीज़ नहीं थे, और वो मोर्स उनसे ज़्यादा जो सूटेबल थे उन्हें हमने हायर कर लिया। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये जो 15 लोग थे वो भी एलिजिबल थे, बट रिक्वायरमेंट की वजह से हम उन्हें नहीं रख पाए। तो हम इन्हें कहीं ना कहीं अपने पास एज अ लाइक लेबर सप्लाई या फिर एज अ इन्वेंट्री हम उनका सीवी या फिर उनके डिटेल्स सेव करके रखते हैं, सो दैट कि फॉर फ्यूचर हम उनसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर पाएँ। उसके बाद थर्ड वन इज़ डिटरमाइनिंग मैन पावर गैप्स। मैन पावर गैप्स में ये हो गया कि हम ये देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कहाँ कहाँ गैप्स आ रहा है, फॉर दैट हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। गैप्स इट मीन्स कि लाइक अगर किसी डिपार्टमेंट में मान लेते हैं कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, बट वहाँ पे अभी 8 लोग ही हैं, 2 लोग इट मे बी उन्होंने स्विच कर लिया हो, या फिर किसी वजह से रिटायर हो गए हों, या फिर किसी तरह की मिसहैपनिंग हुई हो, कोई भी पर्सनल रीज़न हो उसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया जॉब। तो कहीं ना कहीं जो 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे हमारे पास 8 लोग ही रहे, 2 लोगों का गैप्स आ रहा है, तो वो हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। फोर्थ वन इज़ फॉर्मुलेटिंग HR प्लान्स। आफ्टर दैट जब गैप्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास इन्वेंट्री पता चल गया कितने लोग हैं नहीं हैं, फिर हमने जब फोरकास्ट कर लिया कि हमें कितने लोग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम फॉर्मुलेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान, जो कि बेसिकली रिक्रूटमेंट प्लान, रिडिप्लॉयमेंट प्लान, रिडेंजेंसी, ट्रेनिंग, ये सारे जो प्लान्स हुए, ये बेसिकली ये होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स में, ये इसलिए आता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं या फिर कितने लोगों को हम रिटेन कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी प्लान क्या है, हमारा ट्रेनिंग प्लान क्या है, क्या हम इन सारे एक्टिविटीज़ को यूज़ करके इन गैप्स को फिल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग रिक्रूटमेंट प्लान बनाएंगे, और अगर कर सकते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग दे के उस गैप्स को फुलफ़िल करेंगे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा लोग स्विच कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग रिटेंशन प्लान बनाएंगे, सो दैट कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो पाएँ। और भी अगर किसी पॉइंट्स पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर किसी पॉइंट पे हमें ज़रूरत है कि हम कहाँ गैप हो रहा है जिसकी वजह से लोग स्विच कर रहे हैं या फिर जॉब छोड़ रहे हैं, या फिर किस जगह पे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का एक गैप आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स में करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग। फैक्टर्स इफेक्टिंग में ये होता है, ये बेसिकली लाइक ये रहता है कि किस किस फैक्टर्स के वजह से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है या फिर ह्यूमन रिसोर्स गैप्स आते हैं। तो ये हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग, लाइक इनकेस अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का हम ग्रोथ कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हमारा इंडस्ट्री सेटअप था, बट क्योंकि हमारे पास डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस वजह से हमने अपनी इंडस्ट्री की
दूसरी भी ब्रांचेस ओपन की, तो ऑफ कोर्स हमें वहाँ के लिए और भी मैन पावर चाहिए होगा। तो वो एक तरह से ग्रोथ साइकिल के लिए हमें चाहिए होता है। फिर इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़, लाइक जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड की वजह से कहीं ना कहीं जो भी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ थी उनमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए थे। या फिर मान लेते हैं कि अभी गर्मी आई तो कोल्ड ड्रिंक की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, तो उस वक्त पे हमें ज़्यादा लोगों, ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से भी हमें मैन पावर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आउटसोर्सिंग हो गया। आउटसोर्सिंग में ये होता है कि बेसिकली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको कोई अदर, जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा वेजेस या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे के वो अपने पास उनको स्विच करवा लेते हैं। तो उस केस में भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें उस पोजीशन को फिल करना होता है। फिर लेबर मार्केट इट मीन्स लाइक जैसे कि अगर कुछ भी टेक्निक्स या फिर कुछ न्यू मार्केट में आता है, न्यू टेक्निक्स आते हैं, न्यू मशीनरीज आते हैं, तो उस केस में हमें नए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि उन मशीनरीज या फिर उन टेक्निक्स के साथ यूज़ टू रहें, सो दैट कि वो हमारे जो पुराने जो लोग भी ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं उनको अपडेट कर सकें। तो वो हो गया लेबर मार्केट। एंड देन फिर टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन। हमें अपने क्वालिटी को कहीं ना कहीं, अगर हम सेम लोगों को एक ही पोजीशन पे छोड़ देंगे तो वो लोग क्या होगा, हर कोई अपने करियर में इन्हेंस होना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्हें कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। इसलिए हम लोग फोरकास्टिंग भी करते हैं, सो दैट कि उन्हें जॉब रोटेशन या फिर प्रमोशन या फिर ट्रेनिंग, इस तरह के एक्टिविटीज़ करते रहें, सो दैट कि वो लोग भी मोटिवेटेड रहें। टाइम हॉरिजेंस, हमें एक टाइम पीरियड के साथ खुद को चेंज करना पड़ता है। एंड जो भी हमारा अभी सिनेरियो होता है उसके हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होता है। टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये होता है बेसिकली कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे एक स्ट्रैटेजी सेटअप रखता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अभी एक ट्रेडिशनल वे में एडवर्टीज़मेंट कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं। ट्रेडिशनली लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ऑल। रैंडमली आ जाता है मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रेडी रहना होता है कि न्यू जो भी चीज़ें आएँ उनको एडॉप्ट करें, एंड एडॉप्ट करने के साथ हम स्ट्रैटेजी प्रिपेयर रखें, सो दैट कि हम अपने कॉम्पिटिटर से पहले उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके कहीं ना कहीं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें।